दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। श्रीवास्तव क्लासेस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट ईवीएस के यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। हमारी सेकंड यूनिट का नाम है पारितंत्र, अवधारणा एवं परिभाषा। ठीक है फ्रेंड्स, हम अपने ईवीएस के फर्स्ट यूनिट के वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे ग्रेजुएशन से रिलेटेड बीए प्रोग्राम, ऑनर्स, इन सब के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनके वीडियो के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट सेकंड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट टॉपिक है हमारा पारितंत्र। पारितंत्र को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं और इसी को इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स पारितंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पहले हम पढ़ेंगे कि पारितंत्र होता क्या है, पारितंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र एक ऐसे क्षेत्र या स्थान को कहते हैं जिसमें सभी सजीव यानी कि जीवित और निर्जीव पर्यावरण में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। यानी कि पारितंत्र एक ऐसा क्षेत्र या फिर स्थान है जिसमें सभी सजीव यानी कि उस क्षेत्र में रहने वाले सारे सजीव, जीवित जितने भी जानवर, पेड़ पौधे, इंसान आते हैं वो सब, और निर्जीव घटक यानी कि जैसे कि हमारे पर्यावरण के अंदर सूरज की रोशनी हो गई, मिट्टी हो गई, तापमान हो गया, वो सब। तो जितने जीवित और निर्जीव पर्यावरण में आपस में अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया का करने का मतलब होता है कि जो वो एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिया करते हैं। सजीव और निर्जीव जो घटक होते हैं ये एक दूसरे के साथ मिलकर क्रिया करते हैं, उसी को अंतःक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पारितंत्र एक ऐसा इलाका या फिर क्षेत्र या फिर स्थान है कि उसके अंदर जितने भी सजीव और निर्जीव होते हैं वो पर्यावरण में आपस में मिलकर अंतःक्रिया करते हैं, उसी को पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा पर्यावरण में जैविक और अजैविक घटक के संबंध के बारे में अध्ययन करना पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम कहलाता है। तो एक तो हमारे ऊपर हमने नॉर्मल डेफिनेशन समझाने के लिए आपको लिखा, तो अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन है हमारे पारितंत्र की। ठीक है, तो हमारे पर्यावरण के अंदर जैविक और अजैविक जो घटक होते हैं, जैविक घटक जैसे कि मैंने अभी बताया जीवित सजीव यानी कि जितने इंसान होते हैं, जानवर होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, कीड़े मकोड़े, ये सब जैविक घटक में आते हैं। और अजैविक यानी कि पर्यावरण के अजैविक घटक वो होते हैं जैसे कि मिट्टी हो गई, तापमान हो गया, है ना, और बारिश का होना, हवा। ठीक है, ये सब हमारे अजैविक घटक में आते हैं, यानी कि जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, जो जीवित नहीं है, वो सब अजैविक घटक में आते हैं। तो पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटक के संबंध के बारे में, यानी वो एक साथ मिलकर जो अंतःक्रिया करते हैं उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में पढ़ाई करना पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र या फिर इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, आई होप आपको पारितंत्र और ये इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जैविक समुदाय और पर्यावरण के संबंध को 1935 में एजे टेंसले ने इकोसिस्टम का नाम दिया था। यानी अभी जो हमने पढ़ा हमारा जो पारितंत्र के बारे में कि जैविक समुदाय और पर्यावरण के संबंध को 1935 में जो हमारे एजे टेंसले थे, यानी उन्होंने पारितंत्र को इकोसिस्टम का नाम दिया था। ठीक है, किसने दिया था? एजे टेंसले ने 1935 में जैविक और अजैविक जब एक साथ मिलकर काम करते हैं पर्यावरण के अंदर, उसको इकोसिस्टम का नाम दिया था। तो ये हमारे पारितंत्र के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे अपने पारितंत्र के घटक या फिर संरचना, यानी कि हमारा पारितंत्र किन किन घटकों से मिलकर बना है या फिर हमारा जो पारितंत्र है उसकी संरचना कैसे हुई है, वो कैसे बना हुआ है, एक ही बात हो गई। ठीक है, तो हमारे पारितंत्र के अंदर दो घटक होते हैं। पहला होता है जैविक यानी कि जीवित, दूसरा होता है अजैविक यानी कि निर्जीव।
जैविक के अंदर सारे वो प्राणी, वो जीव आते हैं जो जीवित होते हैं, जैसे कि हमारे पेड़ पौधे, अभी मैंने ऊपर बताया ना, सजीव, जैविक यानी कि जो जीवित होते हैं, यानी कि हमारे पेड़ पौधे हो गए, हम इंसान हो गए, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े, ये सब जैविक के अंदर आते हैं, जो सांस लेते हैं, जिंदा होते हैं, ठीक है। और अजैविक के अंदर हमारे निर्जीव यानी कि जो जिंदा नहीं होते हैं, जैसे कि तापमान हो गया, बारिश हो गई, मिट्टी हो गई, हवा, नमी या फिर अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इन्हें अकार्बनिक पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर कार्बन नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसे अजैविक में ही क्यों लिया, ठीक है, अजैविक में ही अकार्बनिक पदार्थ क्यों हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊं, जो जैविक लोग होते हैं ना, यानी कि जो जीवित लोग होते हैं, हम जैसे जानवर हो गए, पेड़ पौधे हो गए, तो हम लोगों के अंदर ना कहीं कार्बन जो होता है ना वो मौजूद होता है, ठीक है। तो जो अजैविक होते हैं यानी जो निर्जीव होते हैं, उनके अंदर कार्बन पदार्थ जो होता है वो मौजूद नहीं होता है, इसलिए इनको अकार्बनिक पदार्थ भी हमारे अजैविक के अंदर आते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। तो हमारे जो ये जैविक है, जैविक जो हमारा घटक है, इसको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। और हमारा जो ये उपभोक्ता है इसको भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है, प्राथमिक, द्वितीयक उपभोक्ता एंड तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। और अजैविक मैंने आपको बता दिया है, तापमान, बारिश, मिट्टी, हवा, नमी, अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। जिसके अंदर कार्बन नहीं होता उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो अब हमारे जो जैविक घटक है इनके बारे में हम अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है हमारे जैविक घटक। जैविक घटक को हमने पहला जो पार्ट डिवाइड किया था, यानी हमने इसको जो 3 भागों में बांटा था, उसमें पहला भाग था हमारा उत्पादक, ठीक है, दूसरा था हमारा उपभोक्ता, तीसरा था हमारा अपघटक। तो हम सबसे पहले उत्पादक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, जो जीव अपना खाना खुद बनाए उन्हें उत्पादक कहा जाता है, यानी वो जीव जो अपना खाना खुद बनाए बिना किसी की मदद के, ठीक है, तो वो उत्पादक कहलाते हैं। तो ऐसे कौन से जीव होते हैं? ऐसे जीव जैसे कि हमारे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, ये जीव सूर्य की रोशनी की मदद से खाना बनाते हैं, यानी कि जो उत्पादक होते हैं उसके अंदर जो जीव आते हैं वो सूरज की रोशनी की मदद से अपना खाना बनाते हैं। तीसरा पॉइंट है, इन्हें प्राथमिक उत्पादक और स्वपोषी भी कहा जाता है। तो हमारे जो उत्पादक होते हैं इनको प्राथमिक उत्पादक और स्वपोषी यानी कि जो खुद को पोषित करे बिना किसी के मदद के, ठीक है। तो स्व माने खुद और पोषी यानी जो खुद को पोषित करे। तो ये स्वपोषी होते हैं क्योंकि ये खुद के लिए खाना खुद बनाते हैं बिना किसी की मदद के, इसलिए इनको प्राथमिक उत्पादक और स्वपोषी भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा उदाहरण। तो हमारे उत्पादक में कौन कौन आते हैं? पेड़ पौधे, शैवाल, घास आदि। तो ये सब हमारे उदाहरण है उत्पादक के, ठीक है। तो एक बार और क्लियर कर दूं, उत्पादक वो जीव होते हैं जो अपना खाना सूरज की मदद से खुद बनाते हैं, सूरज की रोशनी की मदद से। तो हमें तो पता है सूरज की रोशनी से कौन कौन खाना बनाता है, पेड़ पौधे और शैवाल और घास ही तो बनाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, नेक्स्ट है हमारा उपभोक्ता, ठीक है। तो ये ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं। तो उपभोक्ता कौन होते हैं? ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने खाने के लिए, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो अपने खाने के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों पर, शैवाल पर, घास पर, इन पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और जो हमारे उपभोक्ता होते हैं उनको भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। हमने भी बताया था ना पहले कि उनको 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया होता है। तो अब देखते हैं वो कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला होता है हमारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये 3 भागों में हमारे उपभोक्ता को बांटा होता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? ये जीव अपना खाना पौधों से लेते हैं। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं ये जीव अपना खाना पौधों से लेते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से पौधों पर निर्भर होते हैं, ये पौधों को ही खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हमारे पौधों को खाकर जिंदा रहते हैं। तो इसमें उदाहरण क्या क्या हो गए? इसके उदाहरण है जैसे कि टिड्ढा, भेड़, बकरी, खरगोश, गाय आदि। ये जो घास खाते हैं, जो पेड़ पौधे खा के जिंदा रहते हैं, ये सारे जीव हमारे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। तो अब ये पौधों को खाएंगे तो ये शाकाहारी हुए, ठीक है। जो मीट नहीं खाता, जो मांसाहारी नहीं खाते, यानी कि जो मांस नहीं खाते, सिर्फ और सिर्फ
पौधे या फिर हरी चीज़ें खाकर जीवित रहते हैं उनको हम, जैसे कि शाक सब्जी खाकर जो जिंदा रहते हैं उनको हम शाकाहारी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। अब देखते हैं हम अपने द्वितीयक उपभोक्ता को। किसको? द्वितीयक उपभोक्ता को। तो ये जीव अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो ये जो हमारे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं ये प्राथमिक उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, यानी कि ये जो होते हैं ये हमारे प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता के जीवों को मारकर खाना खाते हैं। मैंने बताया ना कि जो द्वितीयक उपभोक्ता हुए ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को मारकर खाना खाते हैं, यानी ये टिड्डे, भेड़, बकरी, खरगोश, गाय, इन सबको ही मारकर खा जाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये मांसाहारी होते हैं। अब ये जीवों को खा रहे हैं तो इसका मतलब ये मांसाहारी तो हुए ना, तो ये मांसाहारी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे कि इसके उदाहरण हैं भेड़िया, लोमड़ी, चिड़िया, सांप आदि। तो ये हमारे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ये प्रथम मांसाहारी भी कहलाते हैं। प्रथम मांसाहारी का मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे जीव है जो मांसाहारी यानी कि जो मांस खाते हैं, तो ये पहले ऐसे जीव है जो मांस खाते हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले जो हमारे उपभोक्ता है वो तो पेड़ पौधे को खाते थे, लेकिन ये ऐसे आए हैं जो मांस खा रहे हैं, तो इसलिए ये प्रथम मांसाहारी भी कहलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने तृतीयक उपभोक्ता के बारे में। ये द्वितीयक मांसाहारी भी कहलाते हैं। ठीक है, तो हमारे जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये द्वितीयक मांसाहारी भी कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ये जीव अपना भोजन प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ताओं से प्राप्त करते हैं, यानी कि ये जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं ये द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी मारकर खाते हैं और प्राथमिक को भी खाते हैं। ठीक है, तो ये इन दोनों से प्राप्त करते हैं अपना भोजन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैसे कि शार्क, बाज, शेर आदि। तो इसके एग्जाम्पल हो गए शार्क, बाज, शेर। ठीक है, शेर जो होता है वो भेड़िए, लोमड़ी को भी खा सकता है, वो खरगोश को भी खा सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बता दिया। तो ये हो गया हमारा तृतीयक उपभोक्ता। तो हमने अपने उपभोक्ता के ये 3 पार्ट्स पढ़े, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है, तो इसे एक खाद्य श्रृंखला के सहारे समझने की कोशिश करते हैं। सोचो ये घास है हमारी, तो ये क्या हुए? ये हमारे उत्पादक हुए। तो उत्पादक के बाद ये हमारा खरगोश, ये हमारा प्राथमिक उपभोक्ता हुआ जो कि उत्पादकों पर निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए, यानी पेड़ पौधों को खाते हैं। ठीक है, खरगोश को खाया हमारे भेड़िए ने, भेड़िया था हमारा द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, भेड़िए को खाया हमारे शेर ने, शेर था हमारा तृतीयक उपभोक्ता। तो कौन किसे खा रहा है, आज से ऐसे सीधा बिल्कुल एक श्रृंखला चलती है और इसी को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, तो इससे हमें खाद्य श्रृंखला से हमें ये भी पता चल जाता है कौन किसे खा रहा है। ठीक है, कौन किसका भोजन है। तो ये समझाने के लिए बताया मैंने कि ये हमारे उत्पादक होते हैं। हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के लिए जो भोजन होते हैं वो उत्पादक होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता का जो भोजन होते हैं वो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, और जो हमारे तृतीयक उपभोक्ता होते हैं उनका भोजन द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और ये अगर इसमें भेड़िया ना होता तो शेर जो है वो सीधा खरगोश को भी खा सकता था। तो यानी कि हमारे जो तृतीयक उपभोक्ता होते हैं वो दोनों द्वितीयक और प्राथमिक दोनों उपभोक्ताओं को खा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे अपने अपघटक के बारे में। तीसरा जो हमने भाग बांटा था अपने जैविक घटक का वो था अपघटक। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो जीव मरे हुए पौधे और जानवरों से भोजन को ग्रहण करें वो अपघटक कहलाते हैं। तो अपघटक वो जीव होते हैं जो मरे हुए पौधों या फिर जानवरों को खाए। ठीक है, उन्हें अपघटक कहते हैं। जैसे कि सोचो यहाँ पे जंगल है, जंगल के अंदर कोई भेड़िया या फिर कोई बकरी, मान लो चलो कोई बकरी है, उसको शेर ने आधा वो दो खा के फेंक दिया, आधा खा के फेंक दिया। अब वो सड़ रहा है, पड़े पड़े सड़ गया, तो अब उसके अंदर क्या होती है, बैक्टीरिया आके लग जाते हैं, छोटे छोटे जीवाणु आके लग जाते हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, कवक आके लग जाता है, फिर वो उस मरे हुए हिस्से को पूरी तरह से खा के वहाँ से ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ऐसे जीवों को अपघटक कहते हैं। तो इसके उदाहरण होते हैं जीवाणु, कवक, छोटे कीड़े मकोड़े। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं अपना पारितंत्र या फिर पारिस्थितिक तंत्र के कार्य। ठीक है, यह है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो जो हमारा पारितंत्र या फिर जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसके काम होते हैं ऊर्जा प्रवाह, खाद्य श्रृंखला,
खाद्य जाल या फिर जैव भू रसायन चक्र। हम इसके कार्य को इन 4 पॉइंट्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने ऊर्जा प्रवाह से। ऊर्जा प्रवाह का मतलब क्या होता है? ऊर्जा प्रवाह का मतलब होता है एनर्जी का फ्लो, यानी हमारी जो ऊर्जा होती है वो कैसे कैसे आगे बढ़ रही है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, पारितंत्र के अंदर ऊर्जा के प्रवाह को खाद्य या फिर ऊर्जा पिरामिड द्वारा समझा जा सकता है। कि हमारा जो पारितंत्र होता है इसके अंदर हम ऊर्जा के प्रवाह को कैसे समझे, उसको हमें खाद्य या फिर ऊर्जा पिरामिड के द्वारा समझ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे समझ सकते हैं वो भी बताऊंगी आगे, ठीक है। तो ये हमने एक अपने एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा पिरामिड बनाया है, ठीक है। तो ये पिरामिड मैंने बनाया है अपना खाद्य पिरामिड, ठीक है। तो हमारा इसके बाद फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पिरामिड में सबसे नीचे उत्पादक को रखा जाता है। तो हमने अभी देखा, हमने अपने इसमें सबसे नीचे पिरामिड के अंदर हमने क्या रखा है, उत्पादक को रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को उत्पादकों के ऊपर या फिर बाद रखा जाता है, ठीक है, यानी उनके बाद में रखा जाता है। तो जैसे हमारे उत्पादक हो गए तो उत्पादक के ऊपर किसको रखा गया है, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता को, या फिर उत्पादक के बाद में रखा गया है, ठीक है। तो ऐसे बनता है हमारा पिरामिड। पिरामिड बनाने का तरीका होता है, सबसे पहले नीचे उत्पादकों को रखा जाता है, फिर उसके ऊपर उपभोक्ता रखे जाते हैं, द्वितीयक तृतीयक, ठीक है, ये उपभोक्ता रखे जाते हैं। तो ऐसे हमारा पूरा एक पिरामिड बनता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उत्पादक सूरज की रोशनी की मदद से खुद खाना बनाते हैं। हमने भी पढ़ा था ना अपने उस पॉइंट के अंदर, जब हमने उत्पादक को अच्छे से समझा था तो हमने पढ़ा था कि जो उत्पादक होते हैं ये सूरज की रोशनी से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक की कुल ऊर्जा से केवल 10% भाग ही ले पाते हैं। यानी जो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, यानी कि जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारे ये सोचो तो हमने सीधा द्वितीयक लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई प्राथमिक उपभोक्ता भी होगा, तो जो हमारा प्राथमिक उपभोक्ता होता है वो सीधा उत्पादक से खाना लेता है, तो ठीक है, उत्पादक से ऊर्जा लेता है। तो जो उसे ऊर्जा मिलती है वो उत्पादक की, उसके अंदर यानी उत्पादक के अंदर जितनी ऊर्जा होती है उसकी 10% भाग ही प्राथमिक उपभोक्ता को मिल पाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं की ऊर्जा का 10% भाग ही ग्रहण पर कर पाते हैं। जैसे कि हमारा एक पूरा पिरामिड हो गया, इसके अंदर सबसे पहले उत्पादक हो गए, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और ये तृतीयक उपभोक्ता। तो हमने देखा उत्पादकों के पास जितनी ऊर्जा होती है उसका 10% जो होता है हमारे प्राथमिक उपभोक्ता लेते हैं। तो हमारे प्राथमिक उपभोक्ता के पास जितनी ऊर्जा होगी उसका भी 10% हमारे द्वितीयक उपभोक्ता लेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट के अंदर यही बोला है कि द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं की ऊर्जा का 10% भाग ही ग्रहण कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारा, इस नियम को 10% नियम कहा जाता है और इंग्लिश में इसको 10% लॉ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस नियम के अनुसार एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% ऊर्जा ही पहुंचती है। अभी हमने देखा ना कि जितनी ऊर्जा हमारी इसके पास थी उसका केवल 10% गया, तो जितनी हमारी प्राथमिक के पास थी द्वितीयक में सिर्फ 10% गया, जितनी द्वितीयक के पास थी तृतीयक में उसका भी सिर्फ 10% गया। तो हमने क्या देखा कि एक स्तर से दूसरे स्तर में केवल 10% एनर्जी ही ऊपर जा रही है, ठीक है। तो इसको एक पिरामिड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा होगा पिरामिड, ठीक है। ये हो गई हमारी घास, यानी कि हमारा उत्पादक हो गए। ये हो गया हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो घास जो होती है हमारी वो सूरज की रोशनी से खाना बनाती है और इसके पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है, ठीक है। तो इसके पास मान लो 1000 यानी कि 1000 कैलोरी है। तो बच्चों ये कैलोरी क्या होती है फ्रेंड्स, कैलोरी, तो जो ये कैलोरी होती है हमारी, कैलोरी होती है हमारी ऊर्जा को नापने की एक इकाई। ऊर्जा को हम किस इकाई में नापे उस इकाई को हम कैलोरी कहते हैं, ठीक है। तो हमारी घास के अंदर जैसे कि 1000 कैलोरी ऊर्जा है, तो हमारी द्वितीयक यानी हमारे प्राथमिक जो हमारा अगला स्तर है, हमारे प्राथमिक उपभोक्ता पर सिर्फ इसकी 10% ही जाएगी। तो 1000 का 10% होता है 100 कैलोरी। तो अब हमारे द्वितीयक उपभोक्ता यानी इसके भी अगले स्तर पर इसका भी 10% जाएगा, तो यानी 100 का हो गया 10। अब हमारी
द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता कर भी 10% ही जाएगी। तो 10% का भी 10 कैलोरी का 10% होता है 1 कैलोरी। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे हम पिरामिड में ऊपर ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे स्तर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो ऊर्जा होती है वो कम होती जा रही है। तो हम इससे क्या पता लगा सकते हैं कि हमारे उत्पादक जो होते हैं, इसके पास जो भी जीव है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है उत्पादकों से। लेकिन जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, स्तर बढ़ते जाएंगे, ऊर्जा जो है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऊर्जा प्रवाह। और ऊर्जा प्रवाह को हम किस नियम के द्वारा देखते हैं? वो है हमारा 10% नियम, 10% लो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है फ्रेंड्स? मैंने भी आपको बताई थी ना, एक छोटी सी फूड चेन बना के कि घास है, घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को भेड़िए ने खाया, भेड़िए को शेर ने खाया। तो ये होती है हमारी खाद्य श्रृंखला। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है हमारा, खाद्य श्रृंखला उत्पादकों से शुरू होकर उपभोक्ताओं पर खत्म होती है। तो हमने देखा ना, हमारा घास क्या थी? उत्पादक। तो खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादकों से शुरू होती है और आगे चलकर उपभोक्ताओं पे खत्म होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि 1 या 2 ही उपभोक्ता होंगे, नहीं, इसके अंदर 3, 4, 5 कितने भी उपभोक्ता हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पारितंत्र के अंदर सभी जीव जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो हमने देखा ना कैसे निर्भर होते हैं। जैसे कि हमारे खरगोश है, खरगोश जिंदा रहने के लिए घास पर निर्भर है। हमारा भेड़िया जिंदा रहने के लिए खरगोश पर निर्भर है। हमारा शेर जिंदा रहने के लिए भेड़िए पर निर्भर है। ठीक है, तो ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं हमारे पारितंत्र के अंदर सभी जीव। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हर एक जीव दूसरे जीव का खाना बन जाता है। तो कैसे बनता है? जैसे कि घास हमारे खरगोश का खाना बन गई, खरगोश हमारे भेड़िए का खाना बन गई, भेड़िया हमारा शेर का खाना बन गया। तो हर एक जीव जो होता है वो दूसरे जीव का खाना बन जाता है। ठीक है, जैसे कि देखो ना, हम जो इंसान होते हैं, जैसे कि देखो कि जैसे कोई घास है, घास जैसे कि बकरी है, बकरी ने घास को खाया। ठीक है, तो बकरी को कई बार हम खा लेते हैं। तो ठीक है, तो हम भी तो खा रहे हैं ना दूसरे जीव को, हम भी एक जीव हैं और हम दूसरे जीव को खा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया कि हर एक जीव दूसरे जीव का खाना बन जाता है। कि वो जो बकरा है या फिर जो बकरी है वो इंसान का खाना बन गई, क्या पता इंसान को आगे चल के शेर खा जाए, तो वो जो इंसान है वो शेर का खाना बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इस तरह एक खाद्य श्रृंखला लगातार चलती रहती है, यानी कि हर कोई किसी न किसी का खाना बनता रहे। तो इस तरह जो है हमारी खाद्य श्रृंखला चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम अपनी खाद्य जाल। ठीक है, तो खाद्य जाल जो होता है हमारा, इसमें बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल को बनाती हैं। यानी खाद्य जाल कैसे बनता है? जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, वो मिलकर खाद्य जाल को बना देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, खाद्य जाल खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क है। मैंने बताया ना कि जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, आपस में जुड़कर खाद्य जाल बनाती हैं, तो उसी तरह बताया है कि जो खाद्य जाल है वो खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क है, जाल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, एक जीव बहुत सारी श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। तो ठीक है, कि हमारा जो एक जीव होता है वो अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। तो इसे कैसे समझाऊं? इसे मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि देखो, घास है हमारी जो घास है वो खरगोश का भी भोजन हो गई, और जो टिड्डा है वो घास का भी हो गई। तो इन 2 खाद्य श्रृंखलाओं के अंदर हमारी जो घास है वो कॉमन हो गई, यानी समान हो गई। तो हमने बताया ना, अभी एक जीव बहुत सारी श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। तो ऐसी हमारी जो घास है वो 2 श्रृंखलाओं का भाग हो गई। ठीक है, तो अभी हमने देखा, घास को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को खाया भेड़िए ने, भेड़िए को खाया शेर ने। अभी हमारी अगली चेन थी, घास को खाया टिड्डे ने, टिड्डे को खाया खरगोश ने, खरगोश को खाया बिल्ली ने, बिल्ली को सीधे खा लिया शेर ने। तो क्या हुआ? इस शेर ने भेड़िए को भी खा लिया और इस शेर ने बिल्ली को भी खा लिया। तो ये जो शेर हो गया, ये हमारा एक जीव है जो कि दोनों श्रृंखलाओं का भाग है। यहाँ पे हमने खरगोश को देखा, खरगोश ने घास भी खा ली और खरगोश ने टिड्डे को खाया। तो हमारे खरगोश और बिल्ली जो हो गए दोनों, ये भी
एक से ज़्यादा श्रृंखला के भाग हो गए। ठीक है, तो मैंने अभी अपने पॉइंट में ये बताया था कि एक जीव जो होता है वो बहुत सारी श्रृंखलाओं का भाग हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं बता रही हूँ कि एक श्रृंखला तो हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई। ठीक है, जब ये आपस में जुड़ जाए तो इसको जोड़ दिया शेर ने भेड़िए को भी खा लिया, बिल्ली को भी खा लिया, तो इन दोनों श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला था शेर। और जब ये दोनों श्रृंखलाएं आपस में जुड़ गई तो ये खाद्य जाल बना लेती हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि हमारी घास है, घास को टिड्डे ने खाया, खरगोश ने खाया, चूहे ने खाया। ठीक है, अब जो हमारा टिड्डा है उसको एक तरफ तो खा लिया छिपकली ने, और एक तरफ इसको बाज ने सीधा खा लिया। हमारे खरगोश को बाज ने खाया, चूहे को सीधा बाज ने खा लिया, चूहे को एक तरफ सांप ने खाया और फिर बाज ने खा लिया। तो आप देख पा रहे हैं ना कि इसके अंदर क्या हो रहा है, हमारी 1 2 3 4 5 कि हमारी ये जो 5 खाद्य श्रृंखलाएं हैं ये आपस में जुड़ गई हैं। कैसे? बाज ने इन सबको एक साथ जोड़ दिया है। ठीक है, और अब ये एक साथ जुड़कर खाद्य जाल बन गई हैं। ठीक है, तो ये हमारा खाद्य जाल का दूसरा उदाहरण हो गया। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपना अगला कार्य जो कि हमारा जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, तो जैव भू रसायन चक्र हम पहले पढ़ेंगे। भू रसायन चक्र क्या होता है? ठीक है, भू रसायन चक्र कहते किसे? तो हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ रासायनिक तत्व होते हैं जिन्हें भू रसायन कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे रासायनिक तत्व होते हैं जिनकी वजह से यानी जिनको भू रसायन कहा जाता है। भू यानी कि पृथ्वी के रसायन कहा जाता है। ठीक है, तो वो रसायन कौन से होते हैं? वो रासायनिक तत्व कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, या फिर जो हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी पृथ्वी के अंदर खनिज पाए जाते हैं। तो ये सब होते हैं वो रासायनिक तत्व जो हमारी पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं और उन्हें भू रसायन भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऊपर के सारे अजैविक तत्व। ये जितने भी हमारे बताए गए सारे अजैविक तत्व हैं। मैंने बताया था ना फ्रेंड्स आपको कि अजैविक का मतलब क्या होता है? अजैविक का मतलब होता है जो जिंदा ना हो, निर्जीव हो। तो जो हमारे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, जो खनिज है, ये कोई जिंदा थोड़ी है, ये तो निर्जीव है, तो इसलिए इनको अजैविक तत्व बोल दिया है। ठीक है, तो ऊपर के सारे अजैविक तत्व पेड़ पौधों की जड़ों द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिससे ये सभी रासायनिक तत्व जैविक रूप में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक डेफिनेशन हुई जिसको मैं आपको अभी डायग्राम के थ्रू समझाऊंगी। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है जिसमें हम समझेंगे। ठीक है, तो हमने अपने उस पॉइंट के अंदर बोला था कि हमारी मिट्टी के अंदर जो होते हैं रासायनिक तत्व होते हैं। ठीक है ना, रसायन होते हैं, तो जो अजैविक होते हैं यानी कि जो जिंदा नहीं होते, निर्जीव होते हैं। ठीक है, तो जब ये अजैविक तत्व जो ये रसायन होते हैं, ये हमारे पेड़ है, जैसे कि यहाँ पे घास है, झाड़ियाँ हैं, छोटे पेड़ है। ठीक है, तो ये जो रसायन होते हैं हमारे पेड़ों की जड़ों के द्वारा उसके अंदर जाते हैं। ठीक है, और ये जब ये अंदर चले जाते हैं फिर हमारे पेड़ के अंदर फूल, फल ये सब उगते हैं। तो ये जो रसायन होते हैं, जो ये अजैविक होते हैं, ये जैविक बन जाते हैं, क्योंकि जो हमारे फूल होते हैं, हमारे फल होते हैं, ये तो जीविक होते हैं, तो जैविक में आते हैं ना। जैविक का मतलब कि जो जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, सजीव होते हैं। ठीक है, तो ये अजैविक जैविक में बदल जाते हैं। ठीक है, और सोचो ये अजैविक तो जैविक में बदल गए। ठीक है, आप सोचो जैसे कि हमारी घास है, ये भी तो जैविक हुई ना। तो हमारे घास की जो ये सोचो हमारे घास की जड़ें हैं, रसायन इसके अंदर से गए, ये बन गई, तो ये भी जैविक हो गया। तो अब सोचो इसको किसी ने खाया। ठीक है, अब उसको किसी ने खाया, उसको किसी ने खाया, और वो मर के मिट्टी के अंदर दफन हो गया, यानी मिट्टी के अंदर मिल गया। तो वो वापस से यानी कि वो जो जैविक तत्व बन गया था वो वापस से मिट्टी के अंदर मिलकर रसायन बन के अजैविक हो गया। यानी कि अजैविक से जैविक बनना और जैविक से अजैविक बनना, इस चक्र को हम कहते हैं जैव भू रसायन चक्र। ठीक है, तो जैसे कि देखो एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ, एक चेन के थ्रू। जैसे कि घास है हमारी, हमने देखी अभी, उसको किसी शाकाहारी ने खा ली, खरगोश ने खा ली जैसे कि। ठीक है, फिर हमारे खरगोश को किसी मांसाहारी ने खा लिया, जो मांस को खाते हैं। ठीक है, फिर मांसाहारी को किसी सर्वाहारी ने खा लिया। सर्वाहारी यानी कि जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, जैसे कि इंसान होते हैं। ठीक है, वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। सोचो अब उसको किसी डिकम्पोजर ने खाया है। डिकम्पोजर यानी कि कोई बैक्टीरिया। ठीक है, सर्वाहारी को किसी डिकम्पोजर ने खा लिया, यानी कि उसको बैक्टीरिया ने खा लिया। तो उसके बाद क्या होता है, वो मिट्टी में जाके मिल जाता है। ठीक है, और मिट्टी में क्या होता है,
रसायन जो होते हैं वो अजैविक बन जाते हैं। तो यानी जैविक तत्व का अजैविक में बन जाना और अजैविक का जैविक में बन जाना, इस चक्र को जैव भू रसायन चक्र कहते हैं। आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। एक और बात फ्रेंड्स, हमने अभी टेलीग्राम पे अपना एक ग्रुप बनाया है। उस ग्रुप के अंदर हम आपको सोल से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी या फिर हमारे कंटेंट्स यानी कि हमारी कोई भी वीडियो आएगी किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स आपको पसंद आए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो आप हमें वो भी बताइए। हम आपकी कंप्लेन को दूर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्या पता हमारे पढ़ाने से आपको कोई दिक्कत हो, कि आपको कोई हमारा मेथड पसंद ना आ रहा हो, तो हम अपने मेथड को भी चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।